हेलो गाइज, वेलकम टू एग्ज़ाम ई वॉरियर्स। तो आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेते हैं तुल्यांकी भार, जिसे इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है, और इसे प्रतीक के रूप में लिखने के लिए हम अक्षर ई से प्रदर्शित करेंगे इसे। और ये केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे ज़रूरत पड़ती रहती है, और बहुत लोगों को तुल्यांकी भार निकालना नहीं भी आता है, बहुत लोगों को परेशानी भी होती है। तो आज के बाद आप लोगों की ये जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो होता क्या है कि जो तुल्यांकी भार हैं ये जो यौगिक होते हैं, जैसे यौगिक कई तरीके के होते हैं कि कुछ तत्व होते हैं, कुछ अम्ल भी होते हैं, क्षार होते हैं, लवण होते हैं। तो इन सब का जो तुल्यांकी भार होता है वो निकालने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। इसी वजह से तुल्यांकी भार निकालने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि जो अलग अलग हैं। जैसे तत्व हैं, तत्व में भी हम देखते हैं कि तत्व में भी धातुएं आती हैं, अधातुएं भी होती हैं और उपधातुएं भी होते हैं, तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब का तुल्यांकी भार आखिर कैसे निकाला जाता है। और जैसे एसिड आ गया, अम्ल जैसे HCl है, H2SO4 है, ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। तो इन सब का तुल्यांकी भार आखिर हम ऐसे कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये सब भी हम देखेंगे। और जैसे कोई भी क्षार है, क्षार भी दो तरीके के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जांपल हैं क्षार के NaOH, ठीक है, KOH, और भी हैं NH4OH, एक दुर्बल क्षार होता है। तो इन सब का हम क्या सीखेंगे कि इन सब का जितने भी क्षार होते हैं उनका तुल्यांकी भार कैसे आखिर ज्ञात किया जाता है। कोई लवण है जैसे NaCl होता है, MgCl2 होता है, ठीक है, CaCl2 होता है। इस तरीके से बहुत से लवण होते हैं, तो उन सब का तुल्यांकी भार आखिर ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी ये प्रॉब्लम है तुल्यांकी भार ज्ञात करना जिन लोगों को नहीं आता है, वो प्रॉब्लम आज के इस वीडियो में आप लोगों की सॉल्व हो जाने वाली है। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो तुल्यांकी भार होता है उसे हम इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ठीक है, और अगर हमें किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट्स का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है परमाणु भार और संयोजकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए कि जिस भी एलिमेंट्स का आप तुल्यांकी भार ज्ञात करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको दो चीज़ें सबसे पहले पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली बात तो आपको उसका परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है उसकी वैलेंसी या संयोजकता आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो परमाणु भार के लिए आप देखेंगे आवर्त सारणी में जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी धातुएं अधातुएं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको दिया गया है। ठीक है, तो परमाणु भार आप या परमाणु क्रमांक आप कम से कम मिनिमम 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं याद किया है तो इसके पीछे कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, उनमें परमाणु क्रमांक याद करने की एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें ट्रिक से बताया गया है कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद कर लेते हैं। तो होता क्या है कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो परमाणु भार होता है वो लगभग दुगना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सोडियम देखते हैं, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11 और इसका परमाणु भार कितना होता है 23। ठीक है, लगभग दुगना में होता है। तो इस तरीके से होगा क्या कि जो भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री में यूज में ज़्यादा आते हैं तो उनका हम परमाणु भार क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो इस तरीके जो ज़्यादा यूज होने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका हम परमाणु भार याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनका परमाणु भार है, जो भी मान लो तत्व है, कोई भी तत्व के अंदर धातु भी आते हैं, अधातु भी आते हैं, ठीक है, और उपधातुएं भी आती हैं। तो इन सब का आखिर तुल्यांकी भार ज्ञात हम कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो इनकी वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। वैलेंसी आखिर होती क्या है उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो संयोजकता होती है, किसी भी एलिमेंट्स की जो संयोजकता होती है वो आखिर होती क्या है। तो वैलेंसी, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, होता क्या है, इनके पीछे का रीज़न क्या है कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यहाँ अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं और अक्री होना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी एलिमेंट्स का अष्टक पूरा है यानी कि उसकी लास्ट वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा होने का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट्स की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। ठीक है, उसे हम कहते हैं कि उसका अष्टक पूरा है। तो अगर किसी एलिमेंट्स के लास्ट वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो अक्री बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि वो क्रिया नहीं करता
और सभी लोग चाहते हैं कि काम ना करना पड़े। तो इसी तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो भी चाहते हैं कि उन्हें काम ना करना पड़े। तो ये करते क्या हैं कि जिन तत्वों का अष्टक पूरा नहीं होता है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, ग्रहण करता है या साझा करता है, किस लिए? अपना अष्टक पूरा करने के लिए। कोई भी एलिमेंट्स यानी कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन दान करता है या ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो उस एलिमेंट्स की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स जैसे होते हैं, कुछ धातुएं जैसे होती हैं जो फर्स्ट वर्ग में आती हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट वर्ग में एलिमेंट्स आने वाले हैं और इन्हें याद करने की ट्रिक भी आप लोगों को बताई गई है। हेलिना करे रब से फरियाद। ठीक है, हेलिना करे रब से फरियाद, ये आवर्त सारणी में पहले वर्ग में रखे गए हैं और पहले वर्ग में रखे गए हैं। इन्हें क्षारीय धातुएं कहा जाता है और इन सब की जो वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, वो कितनी होती है? 1 होती है। इसी तरीके से जो दूसरा वर्ग है, आवर्त सारणी में जो दूसरा वर्ग है उसमें क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसके लिए हमने ट्रिक बताया हुआ है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये पूरी आवर्त सारणी की ट्रिक देखनी है तो उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा वर्ग होता है इन सब की, ये भी सब के सब धातुएं होती हैं। ठीक है, इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है और इन सब की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक वर्ग नंबर 17 में आपको एलिमेंट्स मिलते हैं जिन्हें हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है और उसे कैपिटल X से लिखा जाता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं उसमें आते हैं, उसके लिए भी ट्रिक आपको बताई गई है। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, इन सब की ट्रिक वीडियो की पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। ये जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं इन सबको हैलोजन परिवार के तत्व कहा जाता है, इन्हें क्षारीय धातुएं कहा जाता है। और ये जो वर्ग नंबर 2 है इन्हें कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, इन सब की जो संयोजकता होती है वो होती है -1। मतलब ये क्या करते हैं, ये जो क्षारीय धातुएं हैं ये अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसी वजह से इनकी जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। और ये जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं इनकी लास्ट वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपनी संयोजकता को पूरे अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, इसी वजह से इनकी जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। जबकि ये जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं इनकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसी कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ग्रहण कर लेते हैं और अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, तो इनकी संयोजकता भी कितनी हो जाती है? -1 हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये आप लोगों को याद रखना है थोड़ा सा कि जो क्षारीय धातु होती है यानी कि जो आवर्त सारणी में वर्ग नंबर 1 में जो एलिमेंट रखे गए हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? वो होती है 1। और जो आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग में रखे गए हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। और जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं उनकी संयोजकता -1 होती है। ठीक है, ये ऐसे होती है। इन सब का ज़्यादा यूज होता है, तो इन्हें फिलहाल अभी आप लोग जान लीजिए, फिर बाद में आगे बताएंगे कि हाँ सभी की संयोजकता आखिर होती कितनी है, कैसे निकाली जाती है। ठीक है, हालांकि आप देखना चाहें तो संयोजकता देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक यहाँ पे देख सकते हैं, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। जब इसका हम अबाहु के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वो आता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, काउंट कर सकते हैं। चूँकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है हमें। तो कितना हो गया यहाँ पे देख लें, 2 2 4 6 10 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और इसके अगर हम बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसे अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है कि इस 1 इलेक्ट्रॉन का ये दान कर देता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो देखिए ज़रा, यहाँ पे इसकी अंतिम कक्षा ये वाली बनेगी, दूसरी कक्षा अंतिम कक्षा होगी और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। इसी तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है दूसरे को, तो इस वजह से इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसकी लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है ना,
इसकी लास्ट वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी लास्ट वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देता है, तो इसकी जो संयोजकता कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। तो इस तरीके से हम संयोजकता किसी भी एलिमेंट्स का ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं तो उनका आखिर तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जो तत्व होता है किसी भी एलिमेंट्स का तुल्यांकी भार निकाला जाता है, उसके लिए फार्मूला होता है किसी भी एलिमेंट्स यानी कि तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। ये उसके निकालने के लिए फार्मूला होता है और इसे आप लोगों को याद रखना है। ये फार्मूला याद रहेगा तो आप किसी भी एलिमेंट्स का जो तुल्यांकी भार है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखना है तुल्यांकी भार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है। और इसे हम किससे डिनोट करेंगे, ई से लिखने वाले हैं, ठीक है। परमाणु भार तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट बराबर परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट बटे संयोजकता यानी कि वैलेंसी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कुछ धातुओं के एग्जांपल लेते हैं, कुछ अधातुओं के एग्जांपल लेते हैं, उनका तुल्यांकी भार निकाल के देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मान लो हमारे पास पहला एग्जांपल है या पहला क्वेश्चन है कि सोडियम का हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। कहीं पर जरूरत पड़ गई कि आपको सोडियम का तुल्यांकी भार निकालने की जरूरत पड़ जा रही है, तो अगर हमें सोडियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो सोडियम का तुल्यांकी भार अगर हमें निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है। तो अभी बताया गया कि जो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 11 और उसी का जस्ट डबल करते हैं तो 22 और प्लस 1 कर देते हैं 23, मतलब उसके दुगने के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु भार भी आप लोगों को याद रखना है कि सोडियम का परमाणु भार आखिर होता कितना है, ठीक है। तो याद रखना कितना होता है 23। और सोडियम की संयोजकता कितनी होती है अभी यहाँ पर निकाला गया, क्योंकि इसकी लास्ट वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो सोडियम की संयोजकता हो गई 1। अब अगर हमें सोडियम का तुल्यांकी भार निकालना है यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, तो उसे हम लिखेंगे ENA का मतलब है यहाँ पे E मतलब तुल्यांकी भार, Na मतलब सोडियम का, यानी कि सोडियम का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। तो परमाणु भार कितना है 23, वो हमने रख दिया। संयोजकता कितनी होती है 1 होती है। जैसे ही 1 से 23 में भाग कराएंगे कितना आएगा, किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग किया जाता है तो वही संख्या मिलती है, यानी कि 1 से 23 में भाग कराएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 23 मिलने वाला है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि हमें मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का परमाणु भार पता होना चाहिए और मैग्नीशियम की संयोजकता पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 12 होता है, तो 12 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 24। तो मैग्नीशियम का अणुभार कितना हो गया, सॉरी अणुभार नहीं लिखेंगे क्योंकि ये परमाणु है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परमाणु भार, ठीक है। हाँ, हालांकि यहाँ पे हम परमाणु भार लिखेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 24 और मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है 2। कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, जब इसका बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 282 और इसकी देखेंगे कि लास्ट वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दान कर देगा, दे देगा, तो इसके लास्ट वाली कक्षा में इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। चूंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है इस वजह से इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई। तो अब अगर हमें मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार निकालना है तो हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे E यानी कि तुल्यांकी भार किसका, मैग्नीशियम का, तो नीचे लिख देंगे Mg। तो ये जो EMG लिखा हुआ है ये इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। परमाणु भार कितनी 24, संयोजकता कितनी 2 से भाग कराओगे 24 में कितना आ जाएगा 24 बटे 2 यानी कि 24 का आधा, 24 का आधा कितना होता है 12, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा देखिए जरा, तीसरा जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम का परमाणु भार पता होना चाहिए और एल्यूमिनियम की संयोजकता पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है 27, चूँकि एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13 और 13 दूनी 26, तो उसी के लगभग में मतलब 1 जोड़ने पे 27 मिल जा रहा है। तो जो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो परमाणु भार होता है वो लगभग उनके परमाणु क्रमांक के दुगने के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इन सब का आप लोगों को याद कर लेना, जिनका यहाँ पे परमाणु भार आता जा रहा है उन सब का परमाणु भार आपको याद कर लेना। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है 24 होता है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना होता है 27 और एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 13। तो अगर हम 13
एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, इसका अगर हम बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वो आएगा 283। इसकी लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दान कर देगा। तो ये चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इस वजह से इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता हो गई 3। अब अगर हमें एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? E यानी कि तुल्यांकी भार किसका? एल्यूमिनियम का। तो Al यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसे हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार बराबर इसका परमाणु भार बटे संयोजकता। तो परमाणु भार कितना है? 27। संयोजकता कितनी है? 3। 3 से 27 में भाग कराएंगे, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। किसका? एल्यूमिनियम का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से मान लो ये तो हुए किनके एग्जाम्पल? ये सब के सब धातुएं हैं। अगर मान लो कोई अधातु मिल जाए हमें, तो अधातु का वैसे ज्ञात कर लेंगे। उनका परमाणु भार पता होना चाहिए, उसकी संयोजकता पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का हमें निकालना है तुल्यांकी भार कितना होगा। तो क्लोरीन का हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि परमाणु भार कितना होता है। तो इसे भी आप लोगों को याद कर लेना है कि क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? 35.5। ठीक है, सबका सारे एलिमेंट्स का परमाणु भार याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जो एलिमेंट्स या जिन तत्वों का यूज ज़्यादा होता है केमिस्ट्री में, केवल उन्हीं तत्वों का परमाणु भार याद करने की जरूरत है। तो जिन जिन का यहाँ पे यूज होता जा रहा है वैसे वैसे आप याद करते जाइए, आपको मतलब अलग से याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो क्लोरीन आया, क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? 35.5 आप लोगों को याद रखना है। और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? एक। अब क्लोरीन की संयोजकता हम पता कैसे करेंगे? क्योंकि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। और इसका जब हम बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें मिलता है 287। ठीक है, और चूंकि हम देख रहे हैं कि इसकी लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसकी लास्ट वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। यानी कि इसकी लास्ट वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या करता है? क्लोरीन क्या करता है कि किसी दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है? अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इस वजह से क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 1। तो क्लोरीन का परमाणु भार हुआ कितना? 35.5, याद रखना है सबको। और क्लोरीन की संयोजकता कितनी हुई? 1। तो अगर हमें क्लोरीन का तुल्यांकी भार निकालना है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, तो उसे हम लिखेंगे ECl। ठीक है, E मतलब तुल्यांकी भार, Cl मतलब क्लोरीन का। तो क्लोरीन का तुल्यांकी भार बराबर उसका क्या? परमाणु भार बटे उसकी संयोजकता। तो क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? 35.5। और उसकी संयोजकता कितनी होती है? वो होती है 1। 1 से जैसे ही 35.5 में भाग करेंगे, चूंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग किया जाता है तो वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। तो 1 से जब 35.5 में भाग कराएंगे तो हमें कितना मिलने वाला है? 35.5। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स का, जिसका चाहे कोई भी धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, अगर आपको उसका परमाणु भार पता है और उसकी संयोजकता पता है तो आप आसानी से उसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि जब कभी अगर तुल्यांकी भार निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे उनका जो परमाणु भार होता है, जिसका भी तुल्यांकी भार निकालना होता है अगर क्वेश्चन में, क्योंकि न्यूमेरिकल में इनका ज़्यादा यूज होता है, तुल्यांकी भार निकालने की ज़रूरत हमें न्यूमेरिकल में पड़ती है, तो वहाँ पे इनका परमाणु भार अधिकतर दिया रहता है। ठीक है, अधिकतर दिया रहता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा यूज में आते हैं तो उनका परमाणु भार वहाँ पे नहीं दिया जाता है, तो उन्हीं का परमाणु भार आप लोगों को याद करना है। सभी का परमाणु भार याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जैसे यूज में आते जा रहे हैं, उनका केवल परमाणु भार आप लोगों को याद रखना है। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन का चाहें तो याद रख सकते हैं। जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन का परमाणु भार होता है 80। ठीक है, तो इन सब का ये सब ज़्यादा यूज होने वाले हैं। बाकी आप जनरली अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक का अगर कोई भी एलिमेंट्स आता है तो उसका दुगना कर देना, लगभग दुगना में उसका परमाणु भार होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूले की मदद से, ये जो फार्मूला है तत्व का तुल्यांकी भार, अगर हमें किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें इस फार्मूले का यूज करना है। क्या है फार्मूला? तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट्स का, कोई भी धातु हो, अधातु हो या उपधातु हो, अगर हमें उसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो उसका परमाणु भार हमें पता होना चाहिए, पता कर लेना है। और संयोजकता से जैसे ही उसके परमाणु भार में भाग कराएंगे तो हमें उसका तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी अम्ल का, जो एसिड होता है, किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है।
ठीक है। तो इसके लिए भी एक अलग फार्मूला होता है, जैसे अभी हमने देखा तत्व जो होता है उनके लिए निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है। तो सेम उसी तरीके से जो एसिड है, अम्ल है, उसका तुल्यांकी भार ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है अम्ल का अणु भार बटे उसकी क्षारकता, यानी कि उसकी बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर बेस, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है यहाँ पे वो रखा जाता है और नीचे बेसिसिटी उसकी रखी जाती है। तो यहाँ पे क्षारकता से क्या मतलब है, कोई भी अम्ल होता है उसकी क्षारकता से क्या मतलब है, यहाँ पे उसकी क्षारकता से मतलब ये है कि कोई भी अम्ल को जब पानी में घोला जाता है, किसी भी अम्ल को जब पानी में घोला जाता है तो पानी में घुलने के बाद वह कितने H+ आयन दान करता है, ठीक है, उससे कितने H+ आयन निकलते हैं, उन्हीं H+ आयनों की संख्या उसकी क्षारकता कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी अम्ल को पानी में घोलने के बाद जितने H+ आयन उससे निकलेंगे वही उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है, ठीक है। बाकी अणुभार हम कैसे निकालते हैं, किसी का भी अणुभार निकालना है तो जिन परमाणुओं से मिलकर वो बना हुआ है उनके परमाणुओं का जो परमाणु भार है उसे हम जोड़ लेते हैं तो हमें अणुभार मिल जाता है। जैसे मान लो HCl है, जहाँ पे HCl का अगर हमें अणुभार ज्ञात करना है तो HCl हम देख रहे हैं कि 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। तो हाइड्रोजन जो परमाणु है उसका परमाणु भार कितना होता है, वो होता है 1। क्लोरीन जो है, क्लोरीन भी एक अलग परमाणु है, उसका परमाणु भार कितना होता है, वो होता है 35.5। तो इनको जब ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है कितना, 36.5, जो कि हो जाता है HCl का अणुभार, ठीक है। यानी कि परमाणु भार मिलकर आपस में परमाणु भार बनाते हैं। जैसे छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, उसी तरीके से छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं उनका जो भार होता है उन्हें जोड़कर हम अणुभार प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी अम्ल का यानी कि एसिड का अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है अम्ल का अणुभार बटे क्षारकता। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, फार्मूला ध्यान में रखना है कि अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अम्ल का अणुभार बटे उसकी क्षारकता। क्षारकता क्या होती है, किसी भी अम्ल को पानी में घोलने के बाद जितने H+ आयन वो निकालता है, दान करता है, उससे निकलते हैं, वही उसकी बेसिसिटी यानी कि क्षारकता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लें कि जैसे HCl है, हमारे पास एक एसिड है, अम्ल है, अगर HCl का हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। HCl का अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि HCl का अणुभार कितना होता है। तो HCl का अणुभार हम कैसे निकालेंगे, ये जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु भार रखेंगे और क्लोरीन है उसका परमाणु भार रखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो HCl का अणुभार हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का देखो जरा, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, अभी याद किया कितना, 35.5, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 36.5। तो HCl की क्षारकता कितनी होगी, वो होगी 1। कि वैसे जब HCl यहाँ पे HCl है, HCl में हम देख रहे हैं कितने H है, यहाँ पे एक ही H है, जब इसमें एक ही H है HCl में, तो जब इसे जल में घोला जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, केवल एक ही H+ आयन निकलेगा। जैसे HCl है, अगर इसे हम पानी में घोलते हैं, मान लो यहाँ पे H2O है, पानी में घोलते हैं तो इससे एक ही H+ निकलेगा, एक ही H+ निकल रहा है, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 1 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब अगर हमें इसका अणुभार पता चल गया, इसकी क्षारकता भी हमें पता हो गई, अगर हमें इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार यानी कि E HCl का तुल्यांकी भार निकालना है तो हम लिखेंगे EHCl। इसका मतलब क्या हुआ, HCl का तुल्यांकी भार, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इसका जो अणुभार अभी हमने निकाला कितना, 36.5। इसकी क्षारकता कितनी, 1 से इसमें भाग कराएंगे, 1 से किसी भी संख्या में भाग कराते हैं तो वही संख्या मिल जाती है, तो कितना आ जाएगा, 36.5। इसके बाद तो इस तरीके से हम निकाल ले रहे हैं HCl का। अगर जैसे मान लो हमारे पास दूसरा एग्जांपल है कि H2SO4 का अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, ठीक है, H2SO4, चूँकि ये सब क्या है, ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। अम्ल भी 2 तरीके के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो जो HCl है, H2SO4 है, H3PO4, जितने भी एसिड हैं ये सब के सब प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, ये सब के सब प्रबल अम्ल कहलाता है। अगर ये प्रबल अम्ल है तो दुर्बल अम्ल कौन होता है, जैसे एसिटिक अम्ल का आपने नाम सुना होगा, एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है, ठीक है, सिरके में जो सिरका होता है वो उसे जो एसिटिक अम्ल होता है उसका जो साधारण नाम होता है वो सिरका होता है। लेकिन ध्यान रखना कि जो सिरका होता है, सिरके में पूरी तरीके से एसिटिक अम्ल नहीं होता है, उसमें केवल 5 से 7% ही एसिटिक अम्ल की मात्रा होती है, बाकी उसमें जल होता है, ठीक है। तो पूरी तरीके से सिरके में एसिटिक अम्ल नहीं होता है, उसमें केवल 5 से 7% एसिटिक अम्ल होता है, बाकी उसमें जल की मात्रा होती है, तो वो होता है दुर्बल अम्ल, ठीक। तो जैसे मान लो H2SO4 है, H2SO4 का तुल्यांकी भार अगर हमें ज्ञात करना है तो H2SO4 का हमें क्या पता होना चाहिए, अणुभार पता होना चाहिए। तो H2SO4 का सबसे पहले हम अणुभार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2,
अणुभार निकालते कैसे वो भी आप लोगों को सीखना है साथ में। तो H2SO4 का अणुभार निकालना है तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु भार 1 होता है। तो अगर एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 तो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, या उस कैसे आएगा वो 2 गुणे 1 भी कर सकते हैं उसे हम। फिर सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, 16 दूनी 32, तो इसका परमाणु भार कितना हो गया 32। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 4, और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8, 8 का दोगुना करो 8 दूनी 16, तो ये 16 आ गया। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 2 और 1 का गुणा कराएंगे 2, और ये 32 लिखा हुआ है, 16 और 4 का गुणा कराएंगे 16 चौको 64 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जब जोड़ेंगे 64, 32 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाता है 98 मिल जाता है। H2SO4 की अगर हमें क्षारकता ज्ञान करनी है तो H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी 2, कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 हम देख रहे हैं, H2SO4 में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो जब इसे जल में घोला जाएगा तो यहीं से क्या होगा, यहीं से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी 2 H+ आयन निकलेंगे तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब अगर हमें H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो कैसे निकालेंगे, इसका अणुभार कितना 98 बटे इसकी क्षारकता कितनी 2 से 98 में भाग कराओ कितना आएगा 49 आ जाएगा। तो 49 हो गया किसकी H2SO4, इसका नाम क्या है सांद्र, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एक डाइल्यूट, जिसे एक सांद्र आप लोग कहते हैं, एक सांद्र H2SO4 होता है, एक तनु H2SO4 रहता है, तनु H2SO4 होता है। तो जो सांद्र H2SO4 होता है उसे कंसनट्रेट H2SO4 यानी कि कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका भी नाम जान लो, ये क्या है, इसे कहा जाता है फास्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, फास्फोरिक एसिड, नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम होता है फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, और ये जो है H3PO4 इसका नाम होता है फास्फोरस अम्ल। उसमें फास्फोरिक होता है, इसमें फास्फोरस होता है, और इसे कहा जाता है हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल। ठीक है, तो इन सब का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, हाइपोफास्फोरस अम्ल, इसका नाम है हाइपोफास्फोरस अम्ल, इसका नाम है फास्फोरस अम्ल, और इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अम्ल। तो अगर हमें H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड का अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो इसका हमें पता होना चाहिए कि अणुभार कितना होता है। अणुभार कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 3 गुणे, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, तो 3 गुणे 1 प्लस फास्फोरस का परमाणु भार होता है 31.5। तो इसे भी आप लोगों को याद कर लेना कि फास्फोरस का परमाणु भार कितना 31.5, ये रखा गया। प्लस ऑक्सीजन कितने 4 गुणे, ऑक्सीजन का होता है कितना परमाणु भार 16, 3 में 1 का गुणा कराया गया 3, 31.5 ये लिखा हुआ है, 4 का 16 में गुणा कराओगे 64 आ जाएगा। जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 98.5। अब H3PO4 की क्षारकता जरा देखिए कितनी होगी, H3PO4 की क्षारकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्यों, कैसे हुई क्षारकता इसकी 3, यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने 3 हाइड्रोजन है, तो यहीं से क्या होगा कि 3 H+ आयन निकल जाएंगे और इसकी क्षारकता कितनी होगी 3 हो जाएगी। अब अगर हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 का निकालना है, इसका तुल्यांकी भार निकालना है, तो क्या आ जाएगा, इसका अणुभार बटे इसकी क्षारकता। अणुभार कितना होता है 98.5 बटे इसकी क्षारकता कितनी 3 से जैसे इसमें भाग कराएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें मिलेगा 32.83। ठीक है, तो 32.83 क्या हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार। इसी तरीके से जैसे मान लो H3PO3 है, इसका अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका अणुभार कितना होता है और इसकी बेसिसिटी की क्षारकता कितनी होती है। तो H3PO3 का जो अणुभार होता है उसे हम कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 तो गुणे हाइड्रोजन का होता है 1 परमाणु भार 1 होता है, तो 3 गुणे 1, फास्फोरस का कितना होता है परमाणु भार 31.5, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और 3 ऑक्सीजन तो 3 गुणे 16। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 एकम 3 31.5 16 3 48, इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 82.5। H3PO3 की जो क्षारकता होती है वो कितनी होती है 2। आप यहाँ पे ध्यान देना कैसे, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था तो इसकी क्षारकता कितनी 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो क्षारकता 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 तो इसकी क्षारकता 3, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 3 लेकिन क्षारकता कितनी हो गई 2, तो ये कैसे हो गया। तो चलिए इसे अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो इसके पीछे देखो रीज़न क्या होता है, जैसे H3PO4 है ना, H3PO4 इसका जो संरचना सूत्र होता है, तो इसका संरचना सूत्र, ये इसके संरचना सूत्र से समझेंगे इसे हम। जो H3
PO4 है, इसका जो संरचना सूत्र होता है वो होता है P डबल बॉन्ड O और 3 और इस तरीके से OH OH OH। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो फास्फोरिक एसिड है जब इसे जल में घोला जाता है तो यहाँ पे जहाँ पे ये OH बनाता है, मतलब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, यहाँ पे जो OH जो है ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है। मतलब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है वही जब जल में घुलने पर क्या होता है, वही आयन के रूप में निकलता है। तो यहाँ पे चूँकि 3 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो जब इसे जल में घोला जाएगा तो यहीं से ये तीनों H+ निकल के 3H+ बना देंगे, 3H+ आयन निकालेंगे। यहाँ पे H+ कितने निकल रहे हैं, 3 निकलेंगे, इसी वजह से इसकी क्षारकता कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी। जबकि अगर हम देखें H3PO3 के लिए, H3PO3 इसके लिए अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन तो हमारे पास 3 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गए हमारे पास कितने, 3। तो होगा क्या, एक जगह से ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, एक जगह कहीं पे भी कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका जो H3PO3 है इसका जो संरचना सूत्र होगा वो ये बनेगा P डबल बॉन्ड O यानी कि ऑक्सीजन और इधर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ये वाला हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्रबल बंध के द्वारा बंधे हुए, तो ये पानी में डालने पर जब पानी में से घोला जाएगा तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला बंध प्रबल होता है। ठीक है, और जो बंध ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध है वो थोड़ा सा दुर्बल होता है, क्षीण होता है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा यहीं से हाइड्रोजन निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जब इन्हें पानी में घोला जाएगा तो यहाँ से 2H+ निकलेंगे, तो इस वजह से इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, यही रीजन है इसकी क्षारकता 2 होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। जब इन्हें जल में घोला जाएगा तो यहीं से 2H+ निकल जाएंगे, तो इस वजह से इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 2। और क्षारकता होती क्या है, किसी भी अम्ल को जल में घोलने पर जितने H+ आयन उससे निकलते हैं वही उसकी क्षारकता होती है। ठीक, तो इसकी क्षारकता हो गई 2। इसी कारण से यहाँ पे इसकी क्षारकता कितनी हुई, 2। अब अगर इसका हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तुल्यांकी भार ऑफ यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 फास्फोरस एसिड, तो इसका अणुभार कितना है, 82.5, और इसका क्षारकता कितनी है, वो है 2। 2 से जैसे ही 82.5 में भाग कराएंगे हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 41.25, जो कि इसका तुल्यांकी भार होगा किसका, H3PO3 यानी कि फास्फोरस एसिड का। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है हाइपोफास्फोरस अम्ल का H3PO2, अगर इसका हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो हम क्या निकालेंगे, H3PO2 का अणुभार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो 3 गुणे 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, वो होता है 1, प्लस फास्फोरस का कितना होता है 31.5। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार, तो 2 गुणे 16। जब इसे कैलकुलेट करेंगे 3 और 1 का गुणा कराएंगे 3 आ जाएगा, और 31.5 और 16 दूनी 32, इन्हें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 66.5। और H3PO2 की क्षारकता कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 तो इसकी क्षारकता 3 होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी हो गई, 1। तो ये कैसे हुआ, ये भी यहीं से हो रहा है। जब हम H3PO2 के लिए इसकी संरचना सूत्र बनाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे अब ऑक्सीजन 2 तो 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, ये ऐसे। यहाँ पे होगा क्या, केवल एक ही हाइड्रोजन ऐसा होगा जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट जुड़ा होगा, बाकी 2 हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ जुड़े होते हैं। तो जब इन्हें जल में घोला जाता है, जब इसे हाइपोफास्फोरस एसिड को जब जल में घोला जाता है तो यहाँ से ये वाला H केवल क्या होता है, उसमें आयन के रूप में टूट जाता है, H+ निकलता है। चूँकि यहाँ से केवल एक ही H+ निकलता है जल में घोलने पर, इसी वजह से इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो अगर हमें H3PO2 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो इसका अणुभार अभी हमने निकाला कितना, 66.5 बटे इसकी क्षारकता कितनी, 1। अब 1 से जब 66.5 में भाग कराओ कितना आएगा, 66.5 आ जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाता है, तुल्यांकी भार हो जाता है। अब इसी तरीके से मान लो एक हम ले लेते हैं दुर्बल अम्ल, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब हैं प्रबल अम्ल। अगर हम लेते हैं कोई भी एक दुर्बल अम्ल, जैसे मान लो हमारे पास है दुर्बल अम्ल में जो एस्टिक अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये इसका फार्मूला होता है। इसे इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है सिरका। तो अगर हमें मान लो इसका हमें निकालना है क्या, इसका हमें निकालना है तुल्यांकी भार। तो इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अणुभार निकालेंगे।
तो CH3COOH का अणुभार कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा। तो यहाँ पे ज़रा देखो कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन यहाँ पे 2 हैं, तो 2 गुणे एक कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 का दुगना करो 12, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 12, प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन है 4, तो 4 गुणे एक हाइड्रोजन का 1, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 2, तो प्लस 2 गुणे और ऑक्सीजन का होता है कितना है, वो होता है 16। ठीक है, परमाणु भार इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 12 दूनी 24 प्लस 4 और 1 का गुणा 4 प्लस 16 दूनी 32। जब इसे जोड़ोगे, जरा जोड़ो कितना आ जाएगा, तो 30 20 50 8 58 2 60, इसका अणुभार कितना आ गया 60 आ गया। अब ज़रा बता सकते हो कि CH3COOH जो एसिटिक अम्ल है इसकी क्षारकता कितनी है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, इसकी क्षारकता होगी 1। ठीक है, चूँकि यहाँ पे शुरू में देख रहे हैं कि कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी क्षारकता यहाँ से पता करनी है। जब इसे जल में घोलेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से ये आयन के रूप में कुछ इस तरीके से टूटता है, CH3COO माइनस आयन इसका अलग हो जाता है, H प्लस आयन इसका अलग हो जाता है, इतना अलग हो जाता है, इतना अलग हो जाता है। तो इससे केवल जल में घोलने पर एक ही H प्लस आयन निकलता है, इस वजह से इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। अब अगर इसकी बेसिसिटी यानी कि क्षारकता 1 है तो इसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक अम्ल। तो अगर इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो इसका अणुभार बटे इसकी क्षारकता 60 में 1 से भाग कराएंगे कितना आ जाएगा 60 ही आएगा। तो जो एसिटिक अम्ल होता है उसका भी तुल्यांकी भार कितना होता है, वो होता है 60। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी अम्ल का आप लोग तुल्यांकी भार बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो जो क्षार होता है यानी कि बेस, इसे इंग्लिश में बेस भी कहा जाता है, जो क्षार है, क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के जो फार्मूला होता है वो होता है क्षार का अणुभार बटे अम्लता। जैसे अम्ल था वहाँ पे क्षारकता ली गई थी, यहाँ पे इसकी एसिडिटी ली जाती है, यानी कि जो बेस होता है उसकी एसिडिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे किसी भी क्षार की अम्लता से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे किसी भी क्षार की अम्लता से ये तात्पर्य है कि जैसे वहाँ पे हम देख रहे थे कि जब किसी अम्ल को पानी में घोला जा रहा था तो कितने H प्लस आयन निकलते थे, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे किसी भी क्षार को पानी में घोलने पर कितने OH माइनस आयन निकलते हैं। ठीक है, क्या है, किसी भी क्षार को पानी में घोलने पर कितने OH माइनस आयन निकलते हैं, वही उसकी अम्लता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी क्षार का अणुभार पता है और अगर उसकी अम्लता पता है तो हम उसका तुल्यांकी भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले में रखें। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लो लेते हैं हमारे पास एक क्षार है NaOH। ठीक है, तो NaOH का अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका अणुभार पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे NaOH का अणुभार कितना, सोडियम, इनका परमाणु भार सबको जोड़ लेंगे। तो सोडियम जो होता है इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है, वो होता है 1। सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आएगा 40। उसके बाद हम पता करेंगे NaOH की अम्लता, यानी कि NaOH को पानी में घोलने पर कितने OH माइनस आयन निकलते हैं, जितने OH माइनस आयन निकलेंगे वो उसकी अम्लता कहलाएगी। तो NaOH जो है, चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही OH उपस्थित है, जब इसे पानी में घोला जाएगा तो केवल एक ही OH माइनस यहाँ से निकलेगा, तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। इसके बाद जैसे देख लो, अगर हमें NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है तो इसका अणुभार कितना है, वो है 40, इसकी अम्लता कितनी 1, तो इसकी अणुभार में इसकी अम्लता से भाग करा देंगे तो 40 बटे 1 यानी कितना आ गया 40। तो ये 40 जो हो जाएगा वो किसका होगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये हो जाएगा तुल्यांकी भार। ठीक है, इसके बाद मान लो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकालेंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 20, दुगना करो 40, इसका अणुभार हो गया, परमाणु भार हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 गुणे 16 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन है कितने, वो है 2, तो 2 गुणे 1, तो इसका हो गया है 40। इसे गुणा कराएंगे तो 16 दूनी 32 और 2 का 1 में गुणा कराएंगे वो आ जाएगा 2। इसके बाद जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 74 यानी कि 74। CaOH का होल ट्वाइस की अगर हमें अम्लता ज्ञात करनी है तो चूँकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने OH उपस्थित हैं, यहाँ पे तो 2 OH उपस्थित हैं, इस वजह से इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2।
तो अगर हमें इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, यानी कि CaOH के होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगा कितना, 74/2। 2 से 74 में भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 32, ठीक है, नहीं सॉरी 32 नहीं आएगा, यह आ जाएगा 37, ठीक, 37। 2 से 74 में भाग कराएंगे 37 आ जाएगा। इसके बाद NH4OH का अगर हमें तुल्यांकी भार, ये जो दोनों हैं ये कहलाते हैं प्रबल क्षार और ये होता है दुर्बल क्षार, ठीक है। प्रबल क्षार किन्हें कहा जाता है, जिन्हें ऐसे क्षार कह सकते हो जिन्हें पानी में घुलने पर ज़्यादा OH- आयन निकलते हों, वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। और दुर्बल क्षार किन्हें कहा जाता है, दुर्बल क्षार उन्हें कहा जाता है जिन्हें जल में घुलने पर OH- आयन जो निकलता है वो बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, ठीक है। जैसे NH4OH है, ये एक दुर्बल क्षार होता है। तो NH4OH का अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो NH4OH का हमें क्या पता होना चाहिए, अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना, 14, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 5 है, 5 गुणे 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, और ऑक्सीजन यहाँ पे 16, तो ये 14 हो गया और ये 5 हो गया और ये 16, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, वो मिलेगा 35, ठीक है। और NH4 की अम्लता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, चूँकि यहाँ पे एक ही OH उपस्थित है यहाँ पे, तो इसे जब जल में घोला जाएगा तो केवल एक ही OH- निकलेगा, तो इसकी अम्लता कितनी हो गई, 1। तो अगर हमें इसका तुल्यांकी भार निकालना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है क्या है, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा, इसका अणुभार बटे इसकी अम्लता, तो इसका अणुभार है 35 और इसकी अम्लता कितनी है, 1, तो 1 से 35 में भाग कराएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 35। तो इस तरीके से हम किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे चौथा, कोई भी मान लो हमारे पास लवण आ गया, अगर किसी लवण का अगर हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, कोई भी साल्ट है, साल्ट का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, किसी भी लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे उसमें धनायनों या ऋणायनों की संख्या, देख सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी लवण है उसे जब जल में घोला जाता है तो जल में घोलने के बाद उसमें से कितने धनायन या कितने ऋणायन निकलते हैं, ठीक है, उन्हीं की संख्या। तो जैसे मान लो हमें निकालना है सोडियम क्लोराइड, नमक, NaCl क्या होता है, नमक का फार्मूला होता है। तो अगर हमें सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो हमें पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड का अणुभार कितना होता है। तो निकालो जरा, सोडियम का कितना परमाणु भार 23, क्लोरीन का कितना 35.5, जोड़ो कितना आ जाएगा 58.5, तो NaCl का अणुभार कितना हो गया 58.5। अब अगर NaCl में अगर हम धनायनों की संख्या देखें, जब NaCl जो है, ये जो NaCl है, ठीक है, ये जो NaCl है, जब इसे हम जल में घोलेंगे, H2O में घोला जाता है, जब जल में घोला जाता है तो होता क्या है कि इसका Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही Na+ है, तो इससे होता क्या है, जब इसे जल में घोलते हैं तो एक ही N+ यानी कि एक ही धनायन यहाँ से निकलते हैं, तो इस वजह से NaCl में धनायनों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर हमें इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा 58.5 बटे 1। अब 1 से 58.5 में भाग कराएंगे तो कितना आएगा 58.5 ही आएगा, जो कि हो जाएगा किसका, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार। इसके बाद मान लो हमारे पास एक दूसरा लवण है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हमें इसका तुल्यांकी भार निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे MgCl2 का अणुभार कितना होता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार हो गया 24 और क्लोरीन का होता है 35.5। चूँकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो ये 2 का गुणा करा देगा, तो इसका गुणा कराएगा 71 है, 71 में जब 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, 95। और MgCl2 में धनायनों की संख्या कितनी होगी, जब इसे जल में घोला जाएगा तो होगा क्या कि यहाँ से Mg2+ निकलेंगे और Cl- यानी कि 2 निकलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं धनायनों की संख्या कितनी, 2, या यहाँ पे भी देख सकते हैं 2, चूँकि 1 है 2 का गुणा हो गया तो 2 ऋणायन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे धनायनों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। तो अगर हमें MgCl2 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो MgCl2 का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, इसका अणुभार बटे इसमें धनायनों की संख्या। तो इसका अणुभार कितना है 95 बटे इसमें धनायनों की संख्या कितनी 2 से जब 95 भाग कराएंगे कितना आ जाएगा 47.5। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी अम्ल का, किसी भी क्षार का और किसी भी लवण का आसानी से तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चूँकि ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम मतलब ये थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो इस वजह से इस तरीके से बताया गया है ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का जो भी यौगिक होते हैं, सभी यौगिकों को इस तरीके से बिल्कुल आसानी से तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस जो भी फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए। सभी जो एलिमेंट्स होते हैं उनका परमाणु भार और उनकी अम्लता, क्षारकता, धनायनों की संख्या,
ठीक है, उनकी संयोजकता, ये सब निकालना आप लोगों को आना चाहिए। तो अब बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं, तुल्यांक की भार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपको वीडियो कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को।